नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके अपने चहेते कार्यक्रम हिस्ट्री ऑन मैप में हाजिर हुआ हूं। आज लेक्चर नंबर 27 है, यानी कि हम आज 27वें अध्याय में पहुंच चुके हैं, 27वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। आज दक्षिण भारत में ही कुछ अन्य राजवंशों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछली बार यानी जो कल की क्लास हुई थी उसमें भी हमने आपसे चर्चा किया था दक्षिण भारत के राजवंश में चोल, चेर और पांड्यों को लेकर के। तो चोल, चेर और पांड्य सुदूर दक्षिण के इलाके के कुछ हिस्से थे जिन पर हमने चर्चा करी थी। दक्षिण राजवंशों की जब हम बात करेंगे तो चोल, चेर, पांड्य के अलावा कुछ और राजवंश भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे विंध्य के दक्षिण में आप जितना भी हिस्सा जो मैंने कल आपको दक्षिणापथ के तौर पर दिखाया था, वहां पर सातवाहनों और वाकाटक वंश के शासकों का भी आप वहां पर इंपॉर्टेंस देखते हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंस में कई सारे दूसरे दक्षिण भारतीय शासक भी आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर से उसमें चालुक्य देखने को मिलेंगे। तो आज हम चालुक्यों के ऊपर बेसिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं। हालांकि बाद में फिर यादवास हैं और दूसरे भी राजवंश हैं जिन्होंने एक दूसरे को हराया, जिताया और दक्षिण भारत के कई सारे हिस्सों पर राज किया। तो उन्हीं में से हम चालुक्यों के ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, यानी दक्षिण के जो चालुक्य हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि चालुक्य जो है उनकी 3 शाखाएं दक्षिण भारत में मौजूद रही हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज है 15 तारीख। 15 तारीख की सुबह 8 बजे से आप ये लेक्चर देख रहे हैं और ये जो लेक्चर है ये जो आज का तारीख है 15 तारीख, आज 15 तारीख लास्ट डेट है सुपर समर सेल जो इंडिया की चल रही है, इंडियन सेल जो चल रही है समर सेल, उसका आज अंतिम दिन है। आज अगर आपने एडमिशन लिया P2I बैच में तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप विरद लाइव कोड का जो इस्तेमाल है अगर वो करते हैं तो। ठीक है, तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इस लेक्चर को देखिए और तुरंत जो है आप एनरोल अगर कराने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल देर ना कीजिए, वरना ये मौका निकल जाएगा हाथ से। GS फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो GS के फाउंडेशन बैच में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। हिंदी में आपको क्लासेस मिलेंगी, 17 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसको हम लेक्चर के अंत के में भी डिस्कशन कर लेंगे, बट कीप इट इन योर माइंड कि आज ये लास्ट डेट है। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन ले लें। न सिर्फ ये हिंदी के बैचेस में बल्कि इंग्लिश के बैचेस में भी डिस्काउंट आज अवेलेबल है, स्टेट PCS के बैचेस में अवेलेबल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें भी अवेलेबल है। और कोई भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि बुक्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उस पर भी इंडियन समर सेल जो है वो अवेलेबल है। विरद लाइव कोड कहीं नोट कर लीजिए और उस कोड का इस्तेमाल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम शुरुआत करते हैं मैपिंग के क्लास की, मैप के माध्यम से। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिण भारत हमें बनाना होगा, है ना। मैं एक बार यहाँ पर दक्षिण भारत आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और अब तो आप लोग महारत हासिल कर चुके होंगे। दक्षिण भारतीय जो ये क्षेत्र है इसको बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत है तकरीबन कुछ इस तरीके का। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दक्षिण भारत में जहां सातवाहन और वाकाटक वंश शासन किया करते थे, तो वाकाटकों का शासन जो है आपको करीब यहां पर ऐसे देखने को मिलेगा। मान के चलिए कि ये जो इलाका है, ये जो यहाँ वाला जो इलाका है, ये वाकाटकों का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वाकाटक सिंपली लिख देता हूं, वाकाटक यहाँ पर रहेंगे, वाकाटक वंश यहाँ पर रहेगा। तो ये जो क्षेत्र है तकरीबन ये जो इलाका है ये वाकाटकों का इलाका आपका ये देखने को इस तरीके का मिलेगा। तकरीबन ये हिस्सा जो है आपका वाकाटकों का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और आपको मालूम ही कि दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य रहे। सातवाहन भी आपको इसी इलाके में मतलब सातवाहनों, वाकाटकों, राष्ट्रकूटों सबका मिला जुला यहाँ पर इलाका है। तो अगर आप देखेंगे तो सातवाहनों का भी इसमें साम्राज्य आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सातवाहन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, सातवाहन भी हैं यहीं पर। ठीक है, सातवाहन जो हैं उनका भी आपको ये विस्तार यहाँ पर काफी लंबे स्तर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सातवाहनों का भी विस्तार हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वाकाटकों का भी विस्तार हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहीं पर आपको जैसे ये वाला जो इलाका है यहाँ पर कभी कादम्ब वंश के लोगों का भी शासन हुआ करता था, कादम्ब वंशी लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गंगा वंश के लोग जो है वो शासन किया करते थे इस जगह पर। यहां पर आपको वेंगी प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर वेंगी या वेंगई प्रदेश जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आप पल्लवों को भी देख सकते हैं, पल्लव वंश, ये आपको यहाँ पर दक्षिण के पल्लव वंश भी देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको चोल इधर देखने को मिलेंगे, इधर चोल मिलेंगे।
ठीक है। इधर आपको पांड्य मिलेंगे, पांड्य। इधर का राज्य आपको चेरों का दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे करके कई सारे राजवंश जो है दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर ऐसे फैले हुए हैं। तो ये उस दक्षिण भारत के पोजीशन की मैं चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर। अब यही जो प्रांत आप खास तौर से वाकाटकों का और जो ये सातवाहनों का जो इलाका है, तो सातवाहन और ये जो ब्लैक कलर से मैंने वाकाटक लिखे हैं, इन्हीं के क्षेत्रों पर चालुक्यों का भी आधिपत्य स्टैब्लिश होता है। इन चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो यहां पर अगर हम चालुक्यों की बात कर रहे हैं, चालुक्य जो शासक हैं, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, तो चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। बेसिकली आज हम इन्हीं 3 शाखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ये 3 शाखाओं में से एक शाखा आपको वातापी की मिलती है, वातापी, या इसी को बादामी बोला जाता है, या कहीं कहीं पर वादामी लिखा रहता है। तो एक ही बात है, यहाँ के चालुक्य हैं, ठीक है, यहाँ के चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे एक तो। दूसरा आपको कल्याणी के चालुक्य, और तीसरा जो है आपको वेंगी या वेंगई ऐसे लिखा रहता है, इसके चालुक्य जो है आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ये 3 इलाके मोटे मोटे तौर पर अगर आप खोजने चलोगे तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, किस जगह पर देखने को मिल सकते हैं, तो इनको अभी हम लोग मैप में देखने का प्रयास करेंगे कहां कहां पर ये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी समय में आप 9वीं सेंचुरी में देखते हैं तो चोलों का पुनरुत्थान होता है 9वीं सदी में। आपको मालूम है चोल राज्य दक्षिण भारत में, चोलों से चालुक्यों के संघर्ष होते हैं, ठीक है। बादामी के जो चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्यों के ध्वंसावशेषों पर आगे चल करके राष्ट्रकूट वंश जो है वो अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। राष्ट्रकूटों के बाद वहां पर कल्याणी के जो चालुक्य हैं वो अपना शासन जो है वो स्टैब्लिश कर लेंगे। यहां कहीं पे कल्याणी जगह पड़ेगी तो कल्याणी के चालुक्य भी यहीं पर अपना शासन जो है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहे होंगे, आधिपत्य जमा रहे होंगे। और पूर्व की तरफ अगर आप देखोगे, आंध्र प्रदेश की तरफ देखोगे, तो वहां पर आपको वेंगई मैंने दिखाया है या वेंगी दिखाया है, तो वेंगी के चालुक्य जो है यहां पर शासन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो चालुक्यों की प्रेजेंस के बारे में मैंने बताया। चालुक्यों के बारे में अगर थोड़ा बहुत इतिहास भी बताने का प्रयास करूं तो मैं आपको बता सकता हूं, कुछ इतिहासकार है जैसे विंसेंट स्मिथ है, वो कहते हैं कि चालुक्यों की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया में चप जाति हुआ करती थी। वहां की गुर्जरों की एक शाखा है जो यहां पर आई है प्रवचन करके। चाइनीज ट्रेवलर हैं हेन सांग, वो बताते हैं कि चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय थे तो इसका मतलब वो यहीं के रहने वाले थे, है ना। तो एग्जैक्टली कौन कहां का था उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बादामी के जो चालुक्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो चर्चा होगी वो किसकी होगी? बादामी के चालुक्य, ठीक है। तो बादामी के चालुक्यों के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा आइए कर लेते हैं, परंतु उसके पहले हम दक्षिण भारत को फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इस बार हमें बड़ा दक्षिण भारत ड्रॉ करना होगा। तो मैं जैसे मान लेते हैं कि यहां से ये जो गुजरात वाला इलाका है, यहां से मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं आपके लिए, और कुछ चीजें जिससे कि हम आसानी से यहां पर लिख पाएंगे, आपको जगह जो है वो मिल पाएगी सही तरीके की। ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, मोटे मोटे तौर पर, बड़े तौर पर आप इस तरीके से देख सकते हो। अब इसमें आप जानते हैं कि ये वाला जो तकरीबन इलाका है, ये आपका पांड्यों का है। पांड्य ये जो इलाका है ना, इसमें आप तकरीबन ये देखते हो कि यहां से ये हिस्सा आप मान के चलो कि तकरीबन जो है ये चोलों का विस्तार रहा है। इसमें ये चोल रहे, यहां पर चोल, अगर आप इनको चोल राज्य के तौर पर देख सकते हो। यहां पर आपको चेरों का शासन देखने को मिल जाएगा, है ना। यहां पर आपको चेर जो है उनका शासन देखने को मिल जाएगा। अब इसी के उत्तर से अगर आप पूरा का पूरा जो इलाका ये देखोगे, ये जो पूरा हिस्सा देखोगे ना, यहां पर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको ऐसे करके ये वाला जो पोर्शन पूरा देखने को मिलेगा, इतना ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, मान के चलिए कि ये चालुक्यों का है। ये किसका है? चालुक्यों का। तो यहां पर चालुक्य मूलतः शासन कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में इनका शासन हमको देखने को मिल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है? अलग अलग राजवंशों में
ठीक है, अलग अलग राजवंशों की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे ये राज्य एक आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप एक राज्य ये वाला देख सकते हैं, इसी तरीके से आप एक राज्य जो है वो ये वाला देख सकते हैं, और इसी तरीके से एक राज्य जो है आप ये चालुक्यों का देख सकते हैं। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा सा जो राज्य क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। बहुत बड़ा सा जो राज्य क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चालुक्यों का। क्लियर ये सबको। तो ये देखिए आपको क्या है कि इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है ठीक तरीके से कि कहां पर इनके राज्य विस्तार रहे हैं, किन जगहों पर इनके राज्य विस्तार रहे हैं, ये थोड़ा आपको ज्यादा अंदाजा क्लियर हो जाता है। चलिए, तो अब इसके आगे अगर हम समझने का, तो मोटे मोटे तौर पर आपको लोकेशंस क्लियर हो गई यहां पर। अब इन लोकेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे बादामी के चालुक्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो बादामी के जो चालुक्य हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणापथ पर, जो वर्तमान में जो कर्नाटक का इलाका है, बीजापुर का जो इलाका है, वहां पे आपको बादामी या बतापी जगह मिलेगी। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यहां कहीं पर, जैसे अब ये तो कर्नाटक का रीजन है, ये आप कर्नाटक का रीजन देख सकते हैं। अब इस कर्नाटक के रीजन के ऊपर थोड़ा सा यहां कहीं पे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो लोकेशन है ये बादामी के चालुक्यों की है, बादामी, ठीक है, या आप इसी को वातापी लिखते हैं, वातापी। तो ये वातापी के चालुक्य हैं। मुख्य तौर से जो बीजापुर का इलाका है, ठीक है, मुख्य तौर से जो बीजापुर का इलाका है कर्नाटक में, बीजापुर वाला जो हिस्सा है, या उत्तरी कर्नाटक का जो भाग आप जिसको कह सकते हैं, उत्तरी कर्नाटक का जो हिस्सा जिसको कह सकते हैं, वहां पर ये राज्य स्टैब्लिश है, उस जगह पर ये राज्य लोकेटेड है, वहां पर इनका आधिपत्य कायम है। और इन लोगों ने, अगर अभी आप पिछले वाले मैप को देखो तो मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं कि ये जो जगह है जहां कहीं यहां कहीं पर आप जब वातापी को देखते हो तो आपको यहां पर कौन सा राजवंश देखने को मिल रहा है, कदंब राजवंश देखने को मिल रहा है ना, पूर्व में, यानी इससे पहले यहां पर कदंब राजवंश हुआ करता था। कदंब राजवंश या कदंबों के अधीन ये चालुक्य पहले यहां पर शासन करते थे। और आगे चल करके वाकाटक वंश जो है, उन वाकाटकों के पश्चात में कर्नाटक में कादंब वंश जो है उसका जब फैलाव होना शुरू हुआ, तो जो कदंब वंश है वो उत्तरी महाराष्ट्र के हिस्से में कलचुरी वंश जो है उसने अपने आप को फैला लिया, और यहीं उत्तरी में ही आपको बस्तर एक जगह देखने को मिलेगी। तो आपको मालूम है कि पूर्व में इस तरफ जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो इलाका है, आपको देखते हैं यहां पे कहीं पे कलचुरी वंश हुआ करता था। तो जो कलचुरी वंश के लोग हैं उन्होंने अपना राज्य इस तरफ की ओर विस्थापित करना शुरू किया था। कलचुरी के जो चेद वंश के शासक हुआ करते थे, उन लोगों ने जब पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करना शुरू किया, तो ये जो चालुक्य हैं, इनके कदंबों के साथ में, कलचुरियों के साथ में, वाकाटकों के साथ में, यहीं पे एक जगह पड़ती है बस्तर। बस्तर में नलवंशी शासक हुआ करते थे। नलवंशी शासकों के साथ में इनके आपस में युद्ध हुए और इनको पराजित करके वस्तुतः इन्होंने बादामी में अपना राज्य जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो चालुक्यों ने कदंबों से अपने आप को मुक्त कर लिया, उन्हें हराया, नलों और कलचुरियों को पराजित किया, और तकरीबन संपूर्ण जो दक्षिणापथ का इलाका है, मैं आपको बताता हूं कि दक्षिणापथ जो है वो आपने विंध्य पर्वत जो यहां पर देख रखा है ना, विंध्य पर्वत से लेकर के दक्षिण में जो आपकी कृष्णा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, वहां तक आप खास तौर से दक्षिणापथ देखते हैं। तो वहां तक उन्होंने सुदूर दक्षिणापथ में अपना हिस्सा जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है और एक राजनीतिक सूत्र में उसको पिरो दिया है। शुरुआत में इसमें जयसिंह, रणराज, इस तरीके के शासक शासन किया करते थे, लेकिन प्रथम स्वतंत्र प्रबुद्ध शासक के रूप में आप पुलकेशिन प्रथम का नाम देखते हैं जो काफी फेमस है। तो पुलकेशिन प्रथम जो है, पुलकेशिन प्रथम जो है इस वंश का सबसे प्रथम प्रसिद्ध शासक है, प्रथम प्रसिद्ध स्वतंत्र शासक। ये कौन है? ये आपका पुलकेशिन प्रथम है, पुलकेशिन फर्स्ट है। और पुलकेशिन प्रथम जो है उसने वातापी के ऊपर अधिकार कर लिया है अच्छी तरीके से, और फिर उसका राज्य विस्तार करना शुरू किया है। जो दूसरे प्रमुख जो शासक आपको इसमें देखने को मिलते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय हैं। पुलकेशिन सेकंड जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पुलकेशिन सेकंड जो है वो वातापी से राज्य का और ज्यादा विस्तार कर रहा है।
अब आप लोगों को याद होगा इनका राजवंश तकरीबन 642 ईस्वी के आसपास तक देखने को मिलता है, पुलकेशिन सेकंड का 610 से 642 के आसपास। तो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख में आप देखते हैं कि इनका उत्तर के एक राजा हुआ करते थे सम्राट हर्षवर्धन, उनके साथ में एक युद्ध हुआ और युद्ध में उस युद्ध को कहा गया नर्मदा का युद्ध। तो हर्षवर्धन के साथ इन्हीं का नर्मदा का युद्ध हुआ है। हर्षवर्धन जो है इनका युद्ध हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के साथ में। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी तट पर। तो नर्मदा नदी भी यहीं से गुजरती है, ये आपकी नर्मदा नदी है जो यहां से गुजर रही है ये, ठीक है, ये नर्मदा नदी जा रही है। तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा का उत्तर का इलाका जो है वो हर्ष का हो गया और जो दक्षिण का इलाका है ये किसका हुआ? ये पुलकेशिन का हुआ, पुलकेशिन सेकंड का हुआ। ये इन्होंने विजय हासिल करी थी। और इसी दौरान आप देखेंगे कि इन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों पर भी विजय हासिल करी है, जिसमें से जैसे यहां पर ये गुजरात का इलाका आप देखते हो, ये जो हिस्सा है ये आप गुजरात का देख रहे हैं, यहां से आप जोड़ सकते हैं आगे, ये गुजरात है। गुजरात का जो दक्षिणी इलाका है इसको हम लोग लाट के नाम से जानते हैं, लाट, लाट यानी कि दक्षिणी गुजरात, ठीक है। लाट वाले इलाके पर इन्होंने अपना कब्जा किया और यहीं पर भड़ौच बंदरगाह भी आपको देखने को मिलेगा। तो लाट और भड़ौच तक इनका विस्तार हो गया। इसका मतलब हम इनके राज्य क्षेत्र को अगर हम विस्तारित करें तो ये राज्य क्षेत्र जो है वो इस तरीके से पूरा विस्तारित हो जाता है, ठीक है। राज्य क्षेत्र जो है वो इस तरीके से पूरा विस्तारित हो जाता है, ये वाला जो इलाका है ना। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि नर्मदा नदी पे एक तो अपने राज्य का प्रोटेक्शन किया है, उसके अलावा दक्षिणी जो गुजरात का इलाका है, गुजरात का इलाका है, और जो भड़ौच का जो इलाका है ये भी गुजरात का इलाका है, इस पर उन्होंने क्या किया है? कब्जा किया है, इस पर अधिकार किया हुआ है। भड़ौच में गुर्जर वंश के शासकों का शासन हुआ करता था, ठीक है, गुर्जर शासक वहां पर राज्य किया करते थे। उसके अलावा पूर्वी दक्कन का जो इलाका है, पूर्वी दक्कन के इलाका का मतलब आप मान के चलिए कि यहां कहीं का जो इलाका है, ये जो इलाका है जिसमें वेंगी आता है, जिसमें वेंगी आता है, ये पूर्वी दक्कन है, ये पूर्वी दक्कन का जो इलाका है। पूर्वी दक्कन के शासकों को भी इन्होंने पराजित किया और पराजित करके वहां पे अपने भाई को, भाई का नाम था इनके विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन को यहां का शासक नियुक्त कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वातापी, वेंगे और कल्याणी 3 चालुक्य हैं। तो इसमें से ये जो चालुक्य आप देख रहे हैं ना, विष्णुवर्धन का नाम जो सुन रहे हैं, यही विष्णुवर्धन आगे चल करके वेंगी के स्वतंत्र चालुक्य वंश का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, पर ये आगे करेंगे। यही जो है आपको बादामी के चालुक्यों में खास बात एक ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ठीक है, वेंगी के बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक छोटी सी चीज इसमें और हमको समझनी है, छोटी सी चीज और हमको इसमें जाननी है, वो ये है कि यही जो आपका चालुक्य वंश है, इस चालुक्य वंश के पल्लव के साथ कुछ संघर्ष हुए। और आपको मालूम है कि यहां पर दक्षिण में पल्लव भी हुआ करते थे पहले, पूर्व में। देखिए मैंने आपको यहां पर पल्लवों की भी प्रेजेंस यहां पर दिखाई है। तो जब इनका एक्सपेंशन इधर होना शुरू हुआ तो इनके पल्लवों के साथ जो है वो संघर्ष आने शुरू होते हैं। तो जो पल्लवों के साथ संघर्ष हैं उसमें आप देखेंगे पल्लव शासक एक हुआ करते थे महेंद्र वर्मन, बाद में नरसिंह प्रथम हुए। तो पल्लव महेंद्र वर्मन शासक जो हैं, पल्लव वंश के जो शासक हैं, वो पहले चालुक्यों से पराजित होते हैं, बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं उनसे ये चालुक्य पराजित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बादामी के चालुक्य हैं, जो बादामी के चालुक्य हैं, इन बादामी के चालुक्यों का, ठीक है, बादामी के चालुक्यों का दक्षिण के पल्लवों से संघर्ष हुआ, पल्लवों से संघर्ष हुआ। अब ये संघर्ष, आपको संघर्ष की ये वाली जो बात है थोड़े समय के लिए याद रखनी है, क्योंकि आगे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मिलेगी आपको। पल्लवों से जब संघर्ष हुआ तो महेंद्र वर्मन को पराजित किया गया, ये इन्हीं के समय में हुआ, जो पुलकेशिन सेकंड है। महेंद्र वर्मन पराजित हुए, लेकिन बाद में आगे चल करके नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उनसे पराजित हो गए, यानी इनकी हार हुई। और फिर पल्लवों का अधिकार हो गया इनकी राजधानी बादापी पर, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन जो है, नरसिंह वर्मन
प्रथम जो हैं ये विजेता होते हैं, और जब ये विजेता होते हैं तो इन्होंने चालुक्यों की राजधानी जो वातापी है इसको जो है क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। हालांकि इनसे पहले महेंद्र वर्मन को पराजित किया गया था। फिर इसके बाद इनके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य हुए, उन्होंने शत्रुओं का फिर विनाश किया, फिर से चालुक्य वंश को स्टैब्लिश किया उन्होंने। फिर विनयादित्य हुए, विजयादित्य हुए, विक्रमादित्य द्वितीय हुए। अच्छा, इसमें एक शासक विक्रमादित्य द्वितीय हुए। विक्रमादित्य द्वितीय के समय में अरबों ने आक्रमण किया था, यह आप याद रखिएगा। फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए, उनको जो है वातापी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और उन्हीं कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूटों ने जो है वो ये जो पल्लव वंश है, माफ कीजिएगा, चालुक्य वंश जो है, चालुक्य वंश को कैप्चर कर लिया था। तो ये एक कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी में आगे जो है वो वेंगी वंश को देखना चाहेंगे। वेंगी वंश की तरफ अगर हम चलेंगे तो वेंगी के चालुक्यों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम यहीं पर इसी में कर लेते हैं। तो अब आज आपके पास में आ जाएंगे वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, अब देखिए वेंगी के चालुक्य का मतलब इधर की बात हो रही है, और जब इधर की बात हो रही है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो विष्णुवर्धन थे उन्होंने ही वेंगी का साम्राज्य जो है वो प्राप्त किया है। तो वास्तविक रूप में जो इसके संस्थापक हैं वो संस्थापक कौन मिलेंगे आपको? संस्थापक मिलेंगे आपको विष्णुवर्धन प्रथम, विष्णुवर्धन फर्स्ट। ये आपके वेंगई के जो चालुक्य वंश है उस वेंगई के चालुक्य वंश के संस्थापक मिलेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी वेंगई को ही बनाया, और जिस समय इनका भाई जो पुलकेशिन है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन से युद्ध कर रहा था, जिसमें वो पराजित भी हुआ, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां पर आप देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम से पराजित हुए हैं जिस समय, उसी समय जो है इन्होंने क्या किया, उसी समय इन्होंने जो वेंगई प्रांत है इस वेंगई प्रांत को स्वतंत्र करा लिया। उसी समय वेंगई प्रांत को इन्होंने क्या कर लिया, स्वतंत्र करा लिया। तो अब ये वेंगई कहां है? आधुनिक समय में आप देखेंगे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी हिस्सा जो है, और बेसिकली कृष्णा नदी जो है, कृष्णा और गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी जो है, इन कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। कृष्णा और गोदावरी नदी का मतलब ये हो गया कि आप तकरीबन इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मान के चलिए कि ये आपकी गोदावरी नदी है और ये आपकी कृष्णा नदी है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियां जो हैं, ठीक है, इनके बीच का ये इलाका आपको देखने को मिल रहा है, गोदावरी और कृष्णा नदी, इनके बीच का जो भूमि है वो आपका वेंगई प्रदेश के नाम पर या उस नाम से जाना जाता है। तो बहरहाल आपको वेंगई का रीजन पता चल गया, विष्णुवर्धन के बारे में पता चल गया। विष्णुवर्धन जब वेंगई का शासक बना तो इसने जो है अपना राज्य काफी विस्तारित किया। तो इन्होंने अपना राज्य विस्तारित करके विशाखापट्टनम वाला जो इलाका है उत्तर में, इस तरफ का जो इलाका है यहां तक, ये विशाखापट्टनम का इलाका है, विशाखापट्टनम वाला जो इलाका है यहां तक इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसको विस्तारित किया, उत्तर की ओर लेकर के गए, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर इसको जो है लेकर के गए। इसी में विष्णुवर्धन के बाद एक और शासक हुए जिनका नाम हुआ विजयादित्य। तो विजयादित्य द्वितीय नाम के एक शासक हुए। इन्हीं विजयादित्य द्वितीय जो हैं, विजयादित्य प्रथम जो है, सॉरी प्रथम, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट। तो विजयादित्य प्रथम जो हैं, इनके समय में राष्ट्रकूटों ने इनके साथ युद्ध किया। फिर विजयादित्य सेकंड आए, फिर विजयादित्य थर्ड आए। विजयादित्य थर्ड ने फिर से राज्य का एक्सपेंशन किया, और विजयादित्य जब थर्ड आते हैं तो विजयादित्य थर्ड जो हैं ये थोड़ा सा राज्य का एक्सपेंशन करते हैं। इनके समय में आप देखेंगे तो तकरीबन जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील तक इन्होंने अपना राज्य जो है विस्तारित कर दिया है, और वहां पे पुंडनगर नाम का एक नगर बसाया। ये विजयादित्य थर्ड ने किया। उसके बाद भीम आए। भीम प्रथम के चोलों के साथ संघर्ष हुए। तो चोल यहीं पे दक्षिण में ही आप देख रहे हैं, इनके संघर्ष भीम द्वितीय के साथ, भीम प्रथम के साथ हुए। चोलों का प्रभाव फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। चोलों में एक शासक हुए राजेंद्र प्रथम करके, उन्होंने विक्रमादित्य सेवेंथ नाम के, माफ कीजिएगा, विजयादित्य प्रथम नाम के वेंगई शासक हुआ करते थे। माफ कीजिएगा, विजयादित्य सेवेंथ नाम के, ये थर्ड तो है यहाँ पर। इसी तरीके से लास्ट में आगे चल करके विजयादित्य
विजयादित्य सेवेंथ हुए, सातवें, तो विजयादित्य सेवेंथ जो हैं उनका संघर्ष चोल शासकों के साथ हमको देखने को मिलता है, और चोलों में राजेंद्र प्रथम जो हैं उनके साथ संघर्ष देखने को मिलता है। फिर विक्रमादित्य सेवेंथ जब हार जाते हैं तो राजेंद्र प्रथम ने इनको हरा करके, ये हरा दिए गए, और हरा दिए जब गए तो जो राजेंद्र प्रथम है, जो कि चोल शासक थे, राजेंद्र प्रथम, वो राजेंद्र प्रथम ने अपने बेटों को इस जगह पर राज्य करने के लिए भेज दिया, और इस तरीके से चोलों का वेंगई के ऊपर पूरा अधिकार हो गया। ठीक है, तो आपने चालुक्य जो है वो बादामी के देखे, और चालुक्य जो है वो आपने वेंगई के देखे। ठीक है, अब हमारे पास में अगले जो चालुक्य बसते हैं वो जो हैं कौन से होंगे, वो कल्याणी के चालुक्य होंगे। वो जो चालुक्य होंगे वो किसके चालुक्य होंगे, वो कल्याणी के चालुक्य होंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य पढ़ लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य ये कौन है, ये कहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कल्याणी के चालुक्य जो है वो बेसिकली राष्ट्रकूट शासकों के ध्वंसावशेष पर बने थे, जहां पर राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था। और राष्ट्रकूटों के ध्वंसावशेषों पर आपको पहले तो वातापी के चालुक्य देखने को मिलेंगे। तो ये वातापी के जो चालुक्य हैं उन्हीं के वंशज अपने आप को बताते हैं। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं ये वातापी के जो चालुक्य हैं, जिनको हम मूल चालुक्य कह सकते हैं, उन वातापी के चालुक्यों के वंशज हुआ करते थे, जो कि यहां कहीं पर कल्याणी पड़ेगा आपका, इस जगह कहीं पर कल्याणी पड़ेगा, कल्याणी। तो ये कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं, क्योंकि कल्याणी जो है वो उत्तर की ओर है, थोड़ा वातापी से उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वहां पर अपने आप को वंशज बताते हैं। इससे पहले ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। तो इसमें जो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनमें एक शासक हुए जिनका नाम हुआ तैल या तलई, ऐसे करके ये एक शासक हुए जिनको इसका संस्थापक माना जाता है। किस चीज का, कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनका संस्थापक माना जाता है। अब ये तैल द्वितीय के नाम से इनको जान सकते हैं। 10वीं शताब्दी में अंतिम जो दशक है उसमें इनका शासन आपको देखने को मिलता है, तलई, या कहीं कहीं इनको जो है तैलप के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करती थी मान्यखेट, यहीं पर इनकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेट, जो कि पहले राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, उसी को ही इन्होंने पहले अपनी राजधानी बनाई। मान्यखेट जो है इसी को इन्होंने अपनी पहले क्या बनाई, राजधानी बनाई, और इस पर अपना अधिकार कर लिया। तो उस समय मान्यखेट पर आक्रमण किया गया। उस समय वहां पर राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय हुआ करते थे, उनको हरा करके इन्होंने उनकी गद्दी को प्राप्त किया है। फिर उत्तम चोल और गजराज चोल नाम के चोल शासक हैं, तो चोलों के साथ भी इनके संघर्ष हुए। ठीक है, चोलों के साथ संघर्ष हुए, और चोलों के साथ जो संघर्ष आपको देखने को मिला उसमें उत्तम चोल हैं, गजराज चोल हैं, इनके नाम आते हैं, उनको पराजित किया है। इस तरीके से राज्य विस्तार हुआ। फिर कल्याणी के चालुक्य में एक नाम आता है सोमेश्वर का। सोमेश्वर भी एक चालुक्य शासक हुए, और सोमेश्वर ने अपना जो राज्य है वो विस्तार किया, और विस्तार करके कोंकण और मालवा इत्यादि का इलाका जो है, कोंकण और मालवा, ये जो इलाका है, तो बेसिकली ये आपका यहां पर कोंकण का ये पूरा रीजन है, ये कोंकण है, कोंकण, और इधर आपको उत्तर में मालवा दिखाई देगा, मालवा। ठीक है, यहां पर नागवंशी शासक हुआ करते थे, तो ये नागवंशी शासकों को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार करते हैं। परमार शासक, यहां पर दक्षिण में एक गंगा परमार वंश हुआ करता था, गंगा वंश हुआ करता था, तो परमार वंशों को भी इन्होंने यहां पर पराजित किया है। इसके अलावा परमार शासक एक भोज हुआ करते थे। माफ कीजिएगा, ये गंगा नहीं है, ये चीज यहां से हम मिटा देते हैं। ठीक है, परमार शासक भोज हुआ करते थे, जो मध्य प्रदेश में जो आपको धार जिला मिलता है, धार, ठीक है, एमपी में यहीं पे शासक हुआ करते थे भोज। तो भोज शासक जहां पर उनकी राजधानी धार हुआ करती थी, उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है, और आक्रमण करके जो इनका धार है इसको जला डाला। इसको क्या किया, जला डाला। मेरे को थोड़ा दूसरा ध्यान आ गया था, गंगा वंश पहले नीचे हुआ था, उसकी कहानी यहाँ पर नहीं जुड़ती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा।
लेकिन फिलहाल आप यहां पर ध्यान रखें कि परमार शासक भोज हुआ करते थे, उनको इन्होंने हराया था और उनकी जो राजधानी है उसको जला करके नष्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये सोमेश्वर जो है, इन्होंने पहले देखिए राजधानी क्या थी, मान्यखेड़ थी। इसी सोमेश्वर ने ही अपनी राजधानी मान्यखेड़ से चेंज करके कल्याणी करी। तो इन्होंने राजधानी क्या बना ली, इन्होंने राजधानी बनाई कल्याणी, और यहीं से विस्तार होना तेजी से शुरू हुआ, इसलिए इनको कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। तुंगभद्रा नदी जो है उसके आसपास के काफी इलाके इनके पास आ चुके थे, लेकिन बाद में ये चोलों से पराजित होने लगे, और जब इन्होंने चोलों से अपनी बार बार पराजय देखी तो आगे चल करके कहा जाता है कि तुंगभद्रा नदी में कूद करके इन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सोमेश्वर बहुत बीमार हो गया था, वो अपनी असाध्य बीमारी की वजह से परेशान होकर के तुंगभद्रा नदी में डूब करके आत्महत्या कर लेता है। बहरहाल जो भी हो, उन्होंने तुंगभद्रा में आत्महत्या की। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय आते हैं, फिर विक्रमादित्य फोर्थ आते हैं, सोमेश्वर थर्ड आते हैं, तैलंग सेकंड आते हैं, ये सब लोग आना शुरू कर देते हैं। तो जब ये तो तैलंग प्रथम है या तैल प्रथम है या तैलेय प्रथम है, आगे चल करके जब तैलेय द्वितीय आएंगे, तैल सेकंड जिनको हम कहेंगे, जब ये आएंगे तो यहां पर कल्याणी जो चालुक्य हैं, चालुक्य जो हैं ये कमजोर हो जाएंगे। यहां पर आकर के कल्याणी चालुक्य क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और जब ये कमजोर हो जाएंगे तो दक्षिण भारत में कई सारे जो राज्य हैं वो मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। खास तौर से यहां पर आपको होयसलों का राज्य देखने को मिलेगा, होयसल के रूप में। उत्तर भारत में यहां पर आपको यादव वंश देखने को मिलेगा, यादव वंश। और पूरब की तरफ जो ये कलचुरी प्रदेश है, कलचुरी, तो कलचुरी जो है ये मुक्त हो जाएंगे। तो कलचुरियों में, यादवों में और होयसलों में ये जो वंश है वो विभाजित होना शुरू हो जाएगा। आगे चल करके सोमेश्वर फोर्थ आएंगे, जिनके समय में देवगिरी के यादव जो हैं वो इन्हें पराजित कर देंगे, और पराजित करके इनके कल्याणी के राज्य के ऊपर अपना शासन स्टैब्लिश कर लेंगे। तो वहां पर यादवों का शासन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, और इस तरीके से जो कल्याणी के चालुक्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से जो सभी प्रकार के चालुक्य हैं, तीनों प्रकार के जो चालुक्य हैं, उन तीनों चालुक्यों के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन किया। मैप में उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी उनको लोकेट करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आज का लेक्चर भी हिस्ट्री ऑन मैप का आप उसी तरीके से पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, आपस में चर्चा किया करिए, क्वेश्चन आंसर्स किया कीजिए। तो वो क्वेश्चन आंसर्स आप उम्मीद है कि करेंगे, ठीक है, उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में, अगले किसी राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को मैप पर दिखाते हुए। तब तक धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।